मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, सोरायसिस एक ऐसी समस्या है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो आखिर ये सोरायसिस होता क्या है, इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट जरूरी होता है? आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शेफाली, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज के एपिसोड में हम सोरायसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सोरायसिस ये जो डिसीज है जो लोगों को बहुत ही डरा देता है, तो वो एग्जैक्टली होता क्या है? सोरायसिस एक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है जो जनरली जेनेटिक रहता है। माने अच्छा। अगर आपके माँ बाप को हो, आपके दादी दादा को हो या नानी नाना को हो तो वो आप में आ सकता है। वो बेसिक एक रहता है जी। लेकिन सोरायसिस नाउअडेज स्ट्रेस के वजह से, ओबेसिटी के वजह से, थोड़ी दवाइयों के वजह से भी हो सकता है। जी। जिस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में हम आजकल जीते हैं उस वजह से भी हमने देखा है कि सोरियासिस आने लगा है। ना फैमिली हिस्ट्री है, ना कुछ, लेकिन सोरियासिस आ गया। इसका इंडिकेशन है कि वो बंदे का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है। जी। तो ये बेसिकली एक स्किन कंडीशन रहता है जहाँ पे तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। ओके, ये एक एक्जिमा का टाइप रहता है, माने एक एक्जिमा का भाई बोल सकते हो आप, जहाँ पे स्किन तुम्हारी ड्राई फ्लेकी हो रही है और आपको इचिंग हो रहा है। और आता तो है ये स्किन पे, लेकिन अगर अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखोगे तो वो आपके जॉइंट्स में जा सकता है और आपको जॉइंट पेन दे सकता है, कॉल्ड एज सोरियाटिक आर्थराइटिस। अच्छा। तो अगर आपने उसको इग्नोर किया तो वो जोड़ों में जाता है और उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। जी। तब वो पेशेंट को बहुत तकलीफ दे सकता है। जी। तो इसलिए सोरियासिस एक सिंपल स्किन कंडीशन है। लेकिन आपका नेक्स्ट सवाल तो मैं अभी आपको बता दूं, इज सोरियासिस कंप्लीटली ट्रीटेबल? क्योंकि ये दूसरा सवाल होता है जो हमेशा डॉक्टरों को मिलता है। जी। सोरियासिस कैसा है? सोरियासिस इज लाइक सर्दी जुकाम। आपको एक बार सर्दी जुकाम हो गया तो ऐसा है क्या कि आपको लाइफ में कभी नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं। वेदर बदलेगा, वापस हो सकता है। जी। ठंडा खाया, हो सकता है। जी। राइट। तो वैसे ही सोरियासिस का एक बार मैंने ट्रीट किया, वो हर पूरे तरीके से जा सकते हैं। जी। बट अगर वैसे ही आपने स्ट्रेस रखा, अगर ठंडियों में आपने अच्छी तरह से स्किन का ख्याल नहीं रखा तो ये सोरियासिस वापस आ सकता है। सो देयर इज, जो लोग बोलते हैं कि अरे सोरियासिस तो कभी ठीक ही नहीं होता, जाता है आता है, जाता है आता है, तो वही चीज आप सर्दी जुकाम के डॉक्टर को क्यों नहीं पूछते? जी। क्यों स्किन वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो वैसे ही रहता है कि सोरियासिस जाता है, 100% कंट्रोलेबल है, लेकिन वापस आ सकता है अगर आपने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा, अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो। जी। मैम, क्या ऐसे कोई लक्षण है जिनसे हमें पहले ही पता चल सके कि सोरियासिस की समस्या आने वाली? वैसे तो अगर फैमिली हिस्ट्री रहा ना किसी का, तो जनरली उनके बच्चों को या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को हम लोग पहले ही बोल के रखते हैं कि अच्छा साबुन इस्तेमाल कीजिए, अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कीजिए। और कभी उनको ऐसे लगे कि कोई एक स्किन पे दाग आ गया है जो बहुत खुजली कर रहा है, वो बहुत इरिटेट कर रहा है, तो उनको हम लोग एक तरीके का यूरिया कंटेनिंग मॉइस्चराइजर दे देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से हाइड्रेट हो सके और वहीं के वहीं निकल जाए। पर अदरवाइज ऐसे कोई साइंस नहीं है। थोड़े ब्लड टेस्ट है लेकिन वो महंगे भी है और जरूरत भी नहीं है। सोरियासिस का कैसे आता है, ट्रीटमेंट दो, चला जाता है। बहुत रेयरली अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो वो बदन भर हो जाता है। जी। ओके, तो उन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ट्रीटमेंट करना, बट हो जाता है। उनके लिए भी काफी सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, काफी सारे इंजेक्शंस आ गए जिससे मैं उसको कंट्रोल में ला सकती। जी। मैम, क्या सोरायसिस के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं? ऑफ कोर्स, सोरियासिस कॉमन जो हम हमेशा जो देखते हैं उसको सोरियासिस वल्गैरिस बोलते हैं। जी।
फिर अलग अलग टाइप का रहता है, एक होता है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस जहाँ पे पूरे बदन पे सोरियासिस हो जाता है और स्किन भी लाल इरिटेटेड रहती है, बहुत ज्यादा स्केलिंग हो जाता है, तो वो एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं। वो जो सीवियर वेरिएंट होता है सोरियासिस का। फिर अगर सिर्फ हाथ पैर में हो तो पामोप्लांटार सोरियासिस बोलते हैं, अगर सिर में हो तो सीबोसोरियासिस बोलते हैं, अगर प्रेगनेंसी में हो तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड सोरियासिस बोलते हैं। सो ऐसे काफी सारे वेरिएंट्स है जिस सोरियासिस के रहते हैं और उसके हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। जी मैम, अभी आपने जो प्रेगनेंसी के बीच में आने वाला जो सोरायसिस है उसके बारे में बताया, तो क्या वो प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद मतलब डिलीवरी होने के बाद चला जाता है? नहीं, ऐसा हाँ काफी हद तक वो इम्प्रूव तो हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो होने वाला सोरायसिस रहता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो उस टाइम पे तो हमें सोचना पड़ता है अरे प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है कि सोरायसिस इंपॉर्टेंट है जी। बट वो काफी हम अभी कम देखने लगे हैं, क्योंकि लोग थोड़ा जानकार हो चुके हैं, उनको मालूम है कुछ हो रहा है, तो काफी हद तक एक गायनेकोलॉजिस्ट ही उनको बता देगी कि आपको स्किन का प्रॉब्लम है तो जाइए अपने डर्मेट के पास और उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दीजिए, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट कर लीजिए, तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। क्रीम्स भी अच्छे आए हैं जो पहले जमाने में नहीं थे जी। तो अच्छे क्रीम्स है, जानकार लोग हैं, तो अभी इतना टॉक्सिक नहीं होता है, अभी काफी हद तक हम लोग मेंटेन मैनेज कर पाते हैं। तो सोरियासिस भी आराम से चलता है, प्रेगनेंसी भी आराम से चलती है और जैसे डिलीवरी होती है वो स्ट्रेस की वजह से थोड़ा तो कम हो ही जाता है जी। और उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं। जी मैम, जिससे अगर फैमिली हिस्ट्री हो सोरायसिस की तो क्या ऐसे कुछ प्रिवेंशंस है जो वो कर सकते हैं जिनसे उन्हें ये समस्या ना हो? जिनको फैमिली हिस्ट्री है, प्रिवेंशन माने उन्होंने इतना ही करना है कि अच्छा स्किन केयर यूज करना है जी। और अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजिंग करनी है, भर के मॉइस्चराइजिंग करनी है। एक टाइम पे तो मुझे एक फैमिली ने पूछा था कि मेरी दादी को सोरायसिस है तो मैं कैसे अवॉइड करूँ ऐसे, तो मैंने उनको बोला था कि जितने टाइम आप खाना खाते हो उतने टाइम आप मॉइस्चराइजिंग करते रहो, अच्छे मॉइस्चराइजर जी। तो अच्छा अगर बॉडी को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखोगे, हाथ पैर को, बॉडी माने एक एब्डोमेन को भी, अगर तो चांसेस है सोरायसिस का कम होना। एक मेंटल स्टेट भी थोड़ा शांत रखे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है जी कि हो जाएगा, कर लेंगे, थोड़ा ऐसा एटीट्यूड लाइफ में लाया तो सोरायसिस भी नहीं हो सकता। जी मैम, जब सोरायसिस के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उन्हें किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है? सोरायसिस का जब पेशेंट कोई आता है तो पहले देखा जाता है कि कौन सा टाइप का सोरायसिस है। उनको पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि इंटर रिलेटेड रहते हैं जी। ओके। फिर पूछा जाता है कि ये सर्दियों में ज्यादा बड़ा है कि गर्मियों में ज्यादा बड़ा है। उनकी दवाइयाँ पूछी जाती है क्योंकि कितने बार बीपी की दवाइयाँ से सोरियासिस हो सकता है। सो पहले तो हिस्ट्री ले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सिविरिटी पे है। अगर सिविरिटी कम है, माइल्ड है, तो मैं उनको एक ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोली देके, फिर सादा मॉइस्चराइजर और सादे क्रीम्स देके, थोड़े स्टेरॉइड के भी होते हैं, थोड़े कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स भी रहते हैं, अगर वो उनको दे दे तो माइल्ड सोरियासिस तो वैसे ही ठीक हो जाता है जी। अगर मॉडरेट टू सीवियर है ओके, तो उन पेशेंट्स को हमें ओरल दवाई देनी पड़ती है। उन पेशेंट्स को मैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाई दूंगी जिससे जो अंदर के क्या बोलते हैं उसके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं, उसको मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रहता है उसको मैं बोलूंगी तू बंद हो जा, थोड़ों को बोलूंगी तू थोड़ा ज्यादा काम कर ले, तो वो जो केमिकल लोचा रहता है बॉडी में उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं हमारी दवाइयों से जी। प्रॉब्लम इतना ही रहता है कि ये दवाइयाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है जी। तो ये दवाइयों में अगर मुझे पेशेंट को भी तकलीफ नहीं देना है, मुझे उनको इम्प्रूवमेंट भी देना है, तो मैं थोड़े ब्लड टेस्ट बोलूंगी और वो रेगुलरली पेशेंट को बोलूंगी कि वो करते चले जाए। तो अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन ये दवाइयाँ लेके काफी हद तक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, नॉर्मल फैमिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जब एकदम सीवियर सोरियासिस होता है जहाँ पे मेरे पेशेंट्स चल नहीं पा रहे हैं, पूरे बॉडी पे हो रहे हैं,
अभी नए इंजेक्शंस आए हैं, इम्यूनोबायोलॉजिक्स जिसको हम बोलते हैं जी। उसमें भी वही केमिकल लोचे को बैलेंस करने की कोशिश होती है और ये इंजेक्शन थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं जी। तो उसी हिसाब से थोड़े महंगे भी रहते हैं। बट मैंने देखा है मेरे 2 इंजेक्शन में जो पेशेंट सोरियासिस का पेशेंट चल नहीं पा रहा था वो दूसरे इंजेक्शन के 10वें दिन दौड़ सकता है। सो ऐसा नहीं है कि सोरियासिस ट्रीटेबल नहीं, ट्रीटेबल है, लेकिन सिविरिटी के हिसाब से हमें उनको दवाई देनी पड़ती है, पेशेंट का पॉकेट देके हमें उनको दवाइयाँ देनी पड़ती है क्योंकि ये सब चीजें इंश्योरेंस में नहीं कवर अप होती है। बिल्कुल। सो उस हिसाब से सोरियासिस मैनेज हो सकता है। जी मैम, ये जब ट्रीटमेंट आपके पास चल रही होती है तब क्या ऐसी कुछ खान पान की चीजें हैं जिनका उन्हें विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइट और सोरियासिस का ज्यादा तक के रोल नहीं रहता है, बट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, कभी जंक तो देने नहीं वाली हूँ मैं। तो पेशेंट को बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि जंक मत खाओ, ये मत खाओ, वो तो अच्छे हेल्दी स्किन के लिए जी। बट डाइट और सोरियासिस का अभी तक तो इतना कुछ ऐसे रिलेशन देखा नहीं है हमने। जी मैम, सोरियासिस के पेशेंट को जो मॉइस्चराइजर आप सजेस्ट करती है क्या वो आम मॉइस्चराइजर से कुछ अलग होते हैं? जनरली नहीं। जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स होते हैं वही हम सोरियासिस के पेशेंट्स को देते हैं। जी। हावेवर कभी कभार ऐसे हो सकता है कि मैं इंटेंस मॉइस्चराइजिंग प्रेफर करूंगी सोरियासिस पेशेंट के लिए rather देन माय नॉर्मल पेशेंट। जी। लेकिन वही इंटेंस मॉइस्चराइजर्स मैं अबाउ 50 सभी को दे सकती हूँ। जी। ओके, वो नंबर 1 है। सेकेंडली, सोरियासिस ना बोल के अगर मुझे हाथों को और मेरे सोल्स को अगर मुझे हाइड्रेट करना है तब मैं यूरिया कंटेनिंग, सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर्स ज्यादा प्रेफर करूंगी क्योंकि ये चमड़ी और ये चमड़ी अलग रहती है। जी बिल्कुल। तो इसको ठीक करने के लिए मॉइस्चराइजर्स अलग रहते हैं, मेरे फेस के मॉइस्चराइजर्स अलग रहते हैं और मेरे बॉडी के मॉइस्चराइजर्स अलग रहते हैं। तो ये नॉर्मल भी ऐसा ही होता है। बट क्या है, हमें जानकारी नहीं है इस बारे में, तो जो एक प्रोडक्ट किसी ने घर में लाया तो वही फेस पे भी जाता है, वही बॉडी पे भी जाता है, वही हाथ पे भी जाता है, वही पैर पे भी जाता है। जी। बट ऐसा नहीं होता। मैम, सोराइसिस की जो समस्या है, जो डिजीज है, वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट पर ज्यादा अफेक्ट करता है? ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन से पार्ट पे ज्यादा अफेक्ट होता है। जी। जनरली जो सोराइसिस होता है, हम देखते हैं जो सोराइसिस वल्गैरिस हम जो बोलते हैं वो होता है आपके एल्बोज पे, नीज पे, वो कॉमनली पाया जाता है। जी। ओके, लेकिन अगर पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया तो वो बैक पे आ सकता है, लोअर बैक पे। जी। फिर वो आपके बॉडी पे, काफ पे, हैंड्स पे स्प्रेड हो सकता है। जी। वो होता है नॉर्मल सोराइसिस वल्गैरिस। फिर होता है, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं तो जनरली सोरियासिस अगर स्कैल्प में हो तो वो डैंड्रफ के साथ, थोड़ा फंगल इन्फेक्शन के साथ मिक्स होने के वजह से इसको हम सीबोसोरियासिस बोलते हैं कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस माने डैंड्रफ भी है और सोरियासिस की थिक फ्लेक्स भी है। जी। सो उसको सीबोसोरियासिस बोलते हैं और उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। जनरली फेस पे और जेनाइटल एरिया पे और अंडर आर्म्स में सोरियासिस नहीं होता। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग फ्रिक्शनल एरियाज बोलते हैं, या क्योंकि ये चीजें ना हम सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। जी। ओके, फेस तो मॉइस्चराइजर्स तो ऐसे ही भी लगाएंगे, ग्रोइन एरिया पे इट इज अ मॉइस्ट एरिया तो इतना होता नहीं है और अंडर आर्म में भी नहीं होता। फिर बॉडी तो हो गया, फिर आ गए नेल्स। कितने बार हम लोग सोरियासिस पेशेंट को उनके नेल्स से भी पहचानते हैं। नेल्स में से खड्डे 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 हो जाते हैं, उसको हम लोग नेल पिटिंग बोलते हैं। जी। या फिर ऐसे लाइंस आ जाते हैं बड़े बड़े, तो उसको नेल सोरियासिस बोलते हैं। फिर हाथ और पैर का मैंने बोल दिया कि अगर हाथों में और अगर सोल्स में हो उसको पामोप्लांटार सोरियासिस बोलते हैं। जी। और अगर फुल बॉडी में हो तो उसको, अगर रेडनेस के साथ हो तो उसको एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं। तो ऐसे करके ऐसे नहीं बोल पाऊंगी, बट हाँ, अगर देखा जाए तो सोरियासिस वल्गैरिस ये काफी कॉमन है पेशेंट्स में। फिर आता है आपका सीबोसोरियासिस और पामोप्लांटार सोरियासिस।
नेल सोरियासिस ये तो हर किसी के साथ देखा जाता है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और नेल ऐसी चीज है उसको कम ही इम्पोर्टेंस मिलता है जी। लास्टली होता है म्यूकोजल सोरियासिस, जो आपके ग्रोइन एरिया में हो सकता है, बट वो काफी कम इंसिडेंस होते हैं उसके, जी। तो बहुत कम देखे जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा पेशेंट हो जो वहां पे रेडनेस लेके आए और हमने ट्रीटमेंट दिया और फिर भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है, जी। तो एक सोरियासिस का हमारे दिमाग में कीड़ा रहता है कि शायद ये म्यूकोजल इनवर्स सोरियासिस जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। इनवर्स माने क्या, नॉर्मल तरीके में नहीं होगा, बट इनवर्स माने नॉर्मल बॉडी पे नहीं है बट फेस पे है या ग्रोइन एरिया में, उसको इनवर्स सोरियासिस बोलते हैं। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पास तो सोरियासिस के बहुत सारे पेशेंट्स आए होंगे, तो लोगों के मन में इस डिसीज को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप इस बारे में हमें थोड़ा बताइए। मिसकंसेप्शंस तो डेफिनेटली है जी। और जब कोई पेशेंट अपने पूरे खानदान के साथ आता है तो पता चल ही जाता है कि अभी तो समय लगने वाला है। जी। तो बेसिकली फर्स्ट मिसकंसेप्शन है कि सोरियासिस छूने से फैलता है। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। अगर कोई सोरियासिस का पेशेंट आता है तो मैं उसके साथ बैठ के आराम से खाना वाना खा सकती हूँ, उसको छू सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। जी। ओके, वो छूने से नहीं फैलता, वो फैलता है आपके जीन्स से। तो वो जेनेटिक कंडीशन है, आपके माँ बाप को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को था, वो आपको हो गया है। सो फर्स्ट इज वो छूने से नहीं फैलता। सेकेंड कंडीशन है कि अरे सोरियासिस कभी ठीक ही नहीं होता जी, तो उसका मैंने पहले ही बोला कि सोरियासिस ठीक होता है, कंट्रोल में आता है, लेकिन आपको बराबर वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है जी। कई बार ट्रीटमेंट को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं जी, थोड़े महंगे होते हैं, इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं रहते, तो उस हिसाब से सोरियासिस का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जी। वरना सोरियासिस कंट्रोल में आ सकता है और ट्रीट हो सकता है जी। तीसरा मिसकंसेप्शन है वो कभी भी ठीक नहीं होता, वो तो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो उसका भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जैसे कोई इंसान को सर्दी जुकाम होता है वैसे सोरियासिस भी हो सकता है। तो जब होता है तभी उसको ठीक करो। चौथा मिसकंसेप्शन होता है कि सोरियासिस के लोगों ने शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे नहीं करने चाहिए। वो एक मिसकंसेप्शन मैंने बहुत देखा है क्योंकि उसके वजह से शादियां कैंसिल हुई है जी। तो वहां मैं बोलना चाहूंगी कि आपने कभी शादी करते वक्त पूछा कि इस बंदे को अस्थमा की बीमारी है या फिर इस बंदे को बार बार सर्दी जुकाम होता है? ये तो कभी नहीं पूछा। तो क्यों सोरियासिस? वो तो सिर्फ दिखने में खराब है ना। ओके, तो जैसे बाकी के हेल्थ प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्थमा हो, एलर्जीज हो इत्यादि, वैसे ही सोरियासिस तो एक स्किन कंडीशन है जिसको मैं अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दूंगी तो वो प्रेगनेंसी के साथ कुछ हैम्पर नहीं करने वाला जी। आपके फैमिली प्लानिंग में कुछ हैम्पर नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटी से चांस होता है कि वो आपके बच्चों में आ सकता है जी, उतना ही ये केयर रहता है। बट अभी ऐसा हो गया है कि अच्छे ट्रीटमेंट्स है, और हेरिडिटरी का कैसा रहता है 50% अगर माँ से आ रहा है तो 50% फादर से भी तो आ रहा है ना जी। तो प्रे कीजिए कि वो 50% आपके इतने अच्छे हो कि उसमें सोरियासिस का जीन ना हो जी। तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल सोरियासिस के पेशेंट शादी कर सकते हैं, उनको नॉर्मल फैमिलीज हो सकती है जी। और चांस 50% है कि वो हो सकता है, नहीं हो सकता। हम सोरियासिस की जो ट्रीटमेंट होती है उसे अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगता है? ये एक चीज का सवाल कोई नहीं आपको दे सकता, क्योंकि अगर माइल्ड सोरियासिस है तो मैं आपको 3 महीने में ठीक करूं, अगर सिवियर सोरियासिस है तो उसको डेफिनेटली समय लगता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। कितने बार तो बचपन का सोरियासिस ठीक हो गया लेकिन साल में फिर भी एक बार आके हमें हेलो हाय बोल के चले जाते हैं। उनको मालूम है कि जैसी ठंडियां शुरू हो गई उनको अपना स्किन केयर को अच्छी तरह से रखना है जी, तो आ जाते हैं।
सो ऐसा कोई आपको जवाब नहीं दे पाएगा कि इतने टाइम में ही ठीक होगा, इतने टाइम में ही ठीक होगा। कभी मैंने 3 महीने में भी कम कर दिया है, कभी मैंने 6 महीने में भी कम कर दिया है। तो और एक बार मैं कम भी अगर कर दूं, मैंने ट्रीट भी अगर कर दूं, पेशेंट का स्किन भी अगर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद भी मेंटेनेंस क्रीम्स रहते हैं, वो जो आपके सिंपल मॉइस्चराइजर्स रहते हैं जी फिर उसमें ऐसा कोई ये नहीं बोल सकेंगे कि ये ठीक ही नहीं हुआ या जी फिर ये कम ही नहीं हुआ ऐसा। जी मैम, अगर किसी पेशेंट का सोरासिस ट्रीट हो चुका है, वो ठीक हो चुका है, तो जैसे हम हमारी फुल बॉडी चेकअप का रूटीन रखते हैं, तो क्या उस तरह से सोरासिस के लिए भी कुछ चेकअप्स होते हैं, या फिर कितनी बार वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपना सिटिंग करना चाहिए? ऐसा कोई चेकअप्स का भी रिक्वायर नहीं रहता है। जनरली सर्दियों में सोरासिस बढ़ता है ठंडी वेदर के वजह से, इसलिए हमने हमारे पेशेंट्स को बोल के रखा होता है कि ठंडियों में आ जाओ, या फिर कभी वो एक पैच दिखना चालू हो जाए। अभी कोई भी इंसान 3 महीने से ट्रीटमेंट चालू है, 6 महीने से ट्रीटमेंट चालू है, तो आधा ही वो डॉक्टर बन जाता है। तो उनको पता चल जाता है कि अभी मेरा पैच आने लगा है, तो तभी हमने बोल के रखा है कि आ जाओ, जब आता है तभी ट्रीटमेंट ले लो, निकल गया तो फिर बंद कर दो। जी सो ऐसा ऐसा कोई ये नहीं रहता है, कोई टेस्ट नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि अभी सोरियासिस आएगा, अभी नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी मैम, आपका इतने साल का तजुर्बा है, मैं चाहूंगी कि आप आपकी कुछ केस स्टडी हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो काफी सारे हैं। मोस्टली जब सोरियासिस आता है तो पेशेंट सिंसियर हो जाते हैं काफी हद तक, क्योंकि एक डर लगा रहता है सोरियासिस सोरियासिस। जी तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सोरियासिस है बेचारा, और वो ठीक भी हो सकता है। बट हाँ, उसको इतना भी लाइटली मत लो कि मैं एवरी टाइम ट्रीटमेंट कर रही हूँ और वो बढ़ता चला जाए। उस हिसाब से मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास एक मैरिड कपल आता है जिनके हस्बैंड को सोरियासिस है, और काफी हद तक सीवियर सोरियासिस था। मैं पूरा पैर, पूरा हाथ, सिर में उसको सोरियासिस था। लकीली उनको एक बच्ची भी थी, सो फैमिली प्लानिंग का उसमें थोड़ा रहता है, क्योंकि दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग होने के वजह से ना थोड़ा देखना पड़ता है कि फैमिली प्लान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर उनको हम दवाई कम बंद करके थोड़ा टाइम देते हैं। सो एक बच्ची थी, तो उन्होंने बोला था कि हमें अभी ट्रीटमेंट शुरू करनी है, और पेशेंट ठीक भी हो रहा था। गोलियां दी थी, और जो मैंने इम्यूनोमॉड्यूलेटर बोले थे वैसे गोलियां दी थी, क्रीम्स दिए थे, मॉइस्चराइजर दिए थे। पेशेंट बहुत हद तक ठीक हो रहा था, बट वो पेशेंट को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल की बड़ी गंदी लत थी। तो जब जब वो ये वाइसेस उसके बढ़ते हैं, एडिक्शन, तब तब मेरा सोरियासिस बढ़ता है। तो हर टाइम पेशेंट आता है, उसके साथ बैठो, उसका काउंसलिंग करो, उसको बोलो कि कम करे। इतने बार, एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैंने उनकी वाइफ को बोला कि आप प्लीज एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक काउंसलर के पास जाइए, और इनकी ये लत निकलवा दीजिए। तो जब जब ये पेशेंट का अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ता है, स्मोकिंग, फिर ड्रग्स का ये कंजम्पशन बढ़ता है ना, तब तब मेरा सोरियासिस बढ़ता है। तो मैंने एक बार तो वो कपल को बिठा के, उनके वाइफ को, उनके फैमिली को बिठा के मैंने बोला कि आप उनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, उनको एक काउंसलर के पास लेके जाइए, तब कि ये वाइसेस कम हो जाना चाहिए। सो इट इज नॉट ऑलवेज कि सोरियासिस ठीक नहीं हो रहा है, उसके काफी सारे वो अपना पूरा बैगेज लेके आता है कि अगर सोरियासिस का पेशेंट है तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये आपके जो एडिक्शंस है वो कम होने चाहिए, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा होलिस्टिक होना चाहिए, आपका डाइट अच्छा रहना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसको आपको मेंटेन करनी है, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट बार बार बोलता है। अभी एक सिंपल हेयर फॉल में भी मैं अगर पेशेंट को बोलूं कि आपने 8 घंटे नींद निकाली क्या, तो सोरियासिस में तो ये स्ट्रेस इज द मेजर कॉज ऑफ सोरियासिस। तो वैसे वाले पेशेंट ने अगर अच्छा होलिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि सोरियासिस बढ़ने वाला है। सो वहां पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सो दिस वाज वन केस स्टडी। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमें लगता है हाँ ये स्किन की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। आपने थोड़ा एक अपने आप को भी अंदर से अच्छा खाना दे के, अच्छी ये एडिक्शन से और दूर रह के, तब कहीं जाके मेरा सोरियासिस ठीक हो जाएगा। तो हर बार मैंने अभी उसको इंजेक्शंस भी दे दिए, कंट्रोल में आ जाता है।
अगर वो यहाँ पे रहे, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करे, तो 99% मैं उसको कंट्रोल में लाती हूँ जी। लेकिन जैसे ही ये लत लग जाती है, वापस आना चालू। सो वहां पे थोड़ा है ना, पेशेंट्स को भी एक खुद पे कंट्रोल, एक खुद पे एक एक नहीं कि नहीं मुझे अभी ठीक होना है। जी। क्योंकि कितने बार हम पेशेंट को बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ स्किन पे है, अगर हड्डियों में चला गया तो मैं जितना दवाइयां दे रही हूँ उससे 10 गुना ज्यादा दवाई आपके रोमेटोलॉजिस्ट लोग देने वाले हैं जी। सो वहां पे थोड़ा आपने सेल्फ कंट्रोल रखना है। बिल्कुल मैम, सोरायसिस को लोग ज्यादातर स्किन डिसीज ही मानते हैं, तो ये तो पता ही नहीं होता कि वो हड्डियों में भी जा सकता है और वहां भी नुकसान कर सकता है। सो जनरली जो सोरियासिस हड्डियों में जाता है वो उसके वजह से स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट होता है और पेन ऑफ द जॉइंट होता है। जी। तो जब कोई पेशेंट, और कितनी कितनी बार तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आता ही नहीं है जी। वो डायरेक्ट रोमेटोलॉजिस्ट के पास ही पहुंच जाता है, और जो ट्रीटमेंट रोमेटोलॉजिस्ट देता है वो मेरा सोरियासिस भी ठीक कर देता है। इसीलिए आपने देखा नहीं होगा कि अरे डर्मेटोलॉजिस्ट भी आर्थराइटिस ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जी। हम तो सोरियासिस को ठीक कर रहे हैं, साथ ही में आपका आर्थराइटिस भी ठीक हो रहा है। बट हाँ, सोरियाटिक आर्थराइटिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन जी। एंड उससे जॉइंट्स में स्टिफनेस होता है, उससे जॉइंट्स में पेन रहता है और पेशेंट को अनकंफर्टेबल कर देता है। जी। सो तभी पेशेंट जाग जाता है और बोलता है कि अरे यार मैंने तब ख्याल किया होता तो अच्छा रहता था। जी। सो सोरियाटिक आर्थराइटिस तक जाने के लिए मत रुकिए। अच्छा, अभी अच्छे इंजेक्शंस भी आ गए हैं बट महंगे होते हैं ये इंजेक्शंस, तो थोड़ा ख्याल रखिए अपना ताकि वो स्किन में ही बना रहे और बार बार ना हो। मैम, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। टिप्स अगर मैं सोरियासिस पेशेंट्स के लिए बोलूँ तो इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप जानते हो कि आपके किसी फैमिली मेंबर को सोरियासिस है तो पहले तो मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से लगाना चालू कर दीजिए। जैसे मैंने बोला था मेरे पेशेंट को कि जितना बार खाते हो उतना बार सोरियासिस मॉइस्चराइजर लगाते रहो, तो उसी तरह एक सुबह नहाते वक्त और एक शाम को मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगाते रहो। दैट इज नंबर 1। सेकंड, अगर आपको एक भी पैच हो तो जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। कोई भी क्रीम जो आपके केमिस्ट देता है या आपके कोई रिलेटिव देता है उनसे ये सब मत लीजिए, क्योंकि उनसे स्किन इरिटेट होती है, उससे स्किन को आदत पड़ जाती है वो क्रीम की, और फिर जब हम क्रीम देना चाहते हैं तभी वो क्रीम चलती ही नहीं है। तीसरा, अगर कोई डॉक्टर आपको कोई दवाइयाँ शुरू कर रहे हैं तो वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, बट इतना ही देखिए कि वो स्टीरॉयड ना हो, ओरल, और सेकेंडली उसके लिए जो रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट है वो अच्छी तरह से करके देखिए, क्योंकि आपकी गोलियों के वजह से आप ठीक तो हो जाओगे लेकिन कोई और प्रॉब्लम ना आपको शुरू हो जाए। और लास्टली इतना ध्यान रखिए, सोरियासिस इज अ क्रॉनिक स्किन कंडीशन। अगर वो जाके वापस आता है तो वापस आ जाइए स्किन डॉक्टर के पास, बोर मत हो जाइए कि ये तो क्या हमेशा का हो गया। ऐसे मत बोलिए। आप जब नाई के पास जाते हो तो बोलते हो कि ये तो क्या हमेशा का हो गया, मेरे बाल बार बार बढ़ रहे, मुझे बाल बार काटना पड़ रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो वैसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, ट्रीटमेंट लेने से बोर मत हुई। वो एक सिंपल ट्रीटमेंट रहता है, वो लेना हर टाइम लीजिए। और सेकेंड लास्टली मैं चाहूंगी कि मेरे पेशेंट जो सोरियासिस से दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस, उन्होंने एक थोड़ा होलिस्टिक लाइफस्टाइल लेना चाहिए। थोड़ा लाइफ के रेस से बाहर निकल के आ जाओ और थोड़ा लाइफ को जीना चालू करो। अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करो। अगर हो सके तो मेडिटेशन, योगा, या फिर ऐसी कोई हॉबी ले लो जो आपको अच्छी लगे, जो आप जब स्ट्रेस में आते हो तभी आप वो कर सके, जिससे अपना माइंड रिलैक्स हो सके। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आई, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।